Hello students, in superposition of waves, the next topic we are going to start, that is properties of stationary waves. In that first point, see here, stationary waves are produced due to superposition of two identical waves traveling along the same path in opposite direction. मतलब stationary waves जो produce होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? when two waves are traveling in a opposite direction and interfere each other or superimpose, and we get the stationary waves, and that waves are identical. Okay, see here, two identical waves. Next, the points which do not oscillate are called nodes. मतलब जहाँ पे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड जीरो रहता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स. ओके. देन विच ऑसिलेट विथ ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटी नोड्स. मतलब जहाँ पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल जो वाइब्रेट होते हैं वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वाइब्रेट होते हैं या वहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स. द पॉइंट एट विच द एम्पलीट्यूड इज मिनिमम आर कॉल्ड नोड्स एंड द मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटी नोड. मतलब जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता है वहाँ पे हम लोग एंटी नोड्स बोलते हैं, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम रहता है, the point at which the particles vibrate with the minimum displacement is called the nodes. Okay, मतलब जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम रहने वाला है. नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज λ/2 एंड एंटी नोड इज λ/2. मतलब हर सक्सेसिव नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस रहता है या एंटी नोड्स के बीच का, जो हम लोगों ने बैक लेक्चर में देखा, वो कितना रहता है? λ/2. नोड्स एंड एंटी नोड्स आर प्रोड्यूस अल्टरनेटली. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज λ/4. मतलब जो नोड्स एंड एंटी नोड्स रहते हैं वो अल्टरनेटली प्रोड्यूस होते हैं, और हर नोड एंड एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, नोड एंड एंटी नोड, वो डिस्टेंस कितना रहता है? λ/4. द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियडिकली इन स्पेस. ऑल पॉइंट्स वाइब्रेट विथ द सेम फ्रीक्वेंसी. मतलब जो यहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्म होते हैं वहाँ पे जो पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं वहाँ पे उन हर पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियडिकली, बट एम्पलीट्यूड क्या रहता है? पीरियडिकली वेरी होता जाता है. जैसे हम लोगों ने देखा कि नोड पे क्या रहता है, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कि नोड पे एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है? 0. यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बढ़ते जाता है यहाँ पे. ठीक है. थ्रू ऑल द पार्टिकल्स देर इज नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, हेंस कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव्स. मतलब क्या है? ऑल द पार्टिकल देर इज अ नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, हेंस कॉल्ड एज अ स्टेशनरी वेव. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल एक ही जगह पे वाइब्रेट रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे पास नहीं होते. ठीक है, मतलब एक ही जगह पे स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है और वहाँ पे ऑल पार्टिकल्स एक ही जगह पे वाइब्रेट होते रहते हैं. ठीक है. ऑल द पार्टिकल्स इन द सेम लूप आर इन द सेम फेज. मतलब जितने भी पार्टिकल्स है स्टेशनरी वेव्स में वो एक ही सेम लूप में रहते हैं. देखो यहाँ पे, जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे जो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे, वो कौन सा क्या है? एक ही जगह पे वाइब्रेट होते रहते हैं. ठीक है, और उनका फेज भी क्या रहता है? सेम. नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव्स. प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव्स का कंपैरिजन क्या है? सी फर्स्ट पॉइंट, द डिस्टर्बेंस ट्रैवल फ्रॉम वन रीजन टू द अदर विद डेफिनाइट वेलोसिटी, and the disturbance remains in the region where it is produced. velocity of the wave is 0. ये स्टेशनरी वेव्स है, ये प्रोग्रेसिव वेव्स है. अब ये जो प्रोग्रेसिव वेव में जो फर्स्ट लाइन है, डिस्टर्बेंस ट्रैवल फ्रॉम वन रीजन टू अदर विद डेफिनाइट वेलोसिटी, मतलब जैसे ये वेव पास हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, वो कंटिन्यू आगे क्या होने वाली है? मीडियम में पास होने वाली है. राइट, मतलब कंटिन्यू डिस्टर्बेंस होने वाला है. और यहाँ पे डिस्टर्बेंस रिमेन्स इन द रीजन, मतलब एक ही जगह पे ये स्टेशनरी वेव फॉर्म होने वाली है और एक ही जगह पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, कंटिन्यूएशन नहीं रहता है. ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 0. कंटिन्यूएशन होने वाला नहीं है, पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक ही जगह पे वाइब्रेट होने वाले हैं. ये स्टेशनरी वेव यहीं पे ऐसे फॉर्म होने वाली है. ठीक है. देन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम. मतलब इस वेव में, प्रोग्रेसिव वेव में, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या रहता है? सेम. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरेंट. हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या रहता है? डिफरेंट. ठीक है. देन ऑल पार्टिकल्स डू नॉट क्रॉस देयर मीन पोजिशन साइमल्टेनियसली. मतलब
एंड सेकेंड में क्या है, ऑल पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजिशन साइमल्टेनियसली, मतलब यहाँ पे ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट क्रॉस देयर मीन पोजिशन, मतलब जो उनकी मीन पोजिशन है उसी एक ही पोजिशन में वो वाइब्रेट रहते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, क्रॉस करते नहीं है, उनकी मीन पोजिशन क्रॉस करते नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ऑल द पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजिशन साइमल्टेनियसली। देन नेक्स्ट इज ऑल द पार्टिकल्स ऑसिलेट, ऑल पार्टिकल्स क्या होते रहते हैं, ऑसिलेट, और यहाँ पे क्या रहते हैं, पार्टिकल्स एट द पोजिशन ऑफ द नोड्स आर ऑलवेज एट रेस्ट, मतलब जो नोड्स पे पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, ऑलवेज रेस्ट पोजिशन पे रहते हैं, और ये जो वेव है इसमें क्या रहता है, हमेशा क्या रहते हैं, ऑसिलेट होते रहते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, इन स्टेशनरी वेव्स देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब क्या है कि एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, मतलब क्या है कि एनर्जी एक रीजन से दूसरे रीजन में, सॉरी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में क्या होती जाती है, ट्रांसमिट होती जाती है, बट स्टेशनरी वेव्स में यहाँ पे देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास इज फेजेस ऑफ एडजेसेंट पार्टिकल्स आर डिफरेंट, मतलब जो एडजेसेंट पार्टिकल्स है, ये जो एडजेसेंट पार्टिकल्स है उनका फेजेस क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, बट इसमें क्या है, ऑल द पार्टिकल्स, सॉरी यहाँ पे इसमें, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी वेव्स में all the particles between two consecutive nodes are moving in the same direction and are in phase, while those in adjacent loop are moving in opposite direction and differ in phase by 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो वन डायरेक्शन में वेव पास हो रही है और देन जो ऑपोजिट वेव पास होगी उनका फेज कितना रहता है, डिफरेंस कितना रहता है, 180 डिग्री। हम लोगों ने बैक लेक्चर में ऑलरेडी देखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। In free vibration, the body at first is given an initial displacement and the force is then withdrawn. Okay? मतलब जैसे ये ट्यूनिंग फोर्क है, अगर मैंने इसके ऊपर हैमर से स्ट्राइक किया यहाँ पे, ठीक है, तो ये ट्यूनिंग फोर्क क्या होने वाला है, वाइब्रेट होने वाला है। बाद में मैंने उस हैमर को निकाल दिया, मतलब एक ही बार उसको फोर्स अप्लाइड किया, स्ट्राइक किया ट्यूनिंग फोर्क पे और निकाल दिया, तो क्या होगा कि ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होगा विथ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, देन धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा एंड एट लास्ट पोजीशन पे वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन पे आएगा, ठीक है। देन एंड द फोर्स इज देन विड्रॉन, मतलब फोर्स हम लोगों ने निकाल दिया। ये क्या रहता है, फ्री वाइब्रेशन। द फ्री वाइब्रेशन सिस्टम वाइब्रेट्स एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे जो फ्री वाइब्रेशन सिस्टम रहती है वो क्या रहती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होती रहती है। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ट्यूनिंग फोर्क पे स्ट्राइक करने के बाद ट्यूनिंग फोर्क क्या होने वाला है, वाइब्रेट होने वाला है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होते जाने वाला है, डिक्रीज, पहले स्टार्टिंग में मैक्सिमम रहेगा, धीरे धीरे वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। देन वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी इवेंचुअली स्टॉप, मतलब धीरे धीरे वाइब्रेशंस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे और बाद में स्टॉप हो जाएंगे, एंड द बॉडी कम्स टू रेस्ट, मतलब बॉडी लास्ट में क्या होते जाने वाली है, रेस्ट पोजिशन पे आने वाली है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ऑसिलेशंस ऑफ प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्स। ओके, और ट्यूनिंग फोर्क चाहिए था, वहाँ पे गलती से फोर्स आया है, मतलब ये जो ट्यूनिंग फोर्क है उसके जो ऑसिलेशंस हैं वाइब्रेट हैमर से स्ट्राइक करने के बाद, वो हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज अ फ्री वाइब्रेशन, एग्जाम्पल ऑफ फ्री वाइब्रेशन। नाउ नेक्स्ट इज द फोर्स वाइब्रेशन। अभी फोर्स वाइब्रेशन तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि फोर्स वाइब्रेशन में ये जो डायग्राम है, सॉरी ये जो इमेज दिख रही है, तो ये जो यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क है, समझो इसके ऊपर मैंने ये जो लड़का यहाँ पे दिख रहा है उसने यहाँ पे क्या दिया, फोर्स अप्लाइड किया, फोर्स अप्लाई किया मतलब हैमर से स्ट्राइक किया, और जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क के वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं वैसे कंटिन्यू अगर हैमर से स्ट्राइक करते रहे, कंटिन्यू फोर्स अप्लाई करते रहे, तो वो क्या हुआ, फोर्स वाइब्रेशन, ठीक है। So in force vibration, an external periodic force is applied, then body vibrate with a frequency equal to that of the externally impressed force. Okay, मतलब इन फोर्स वाइब्रेशन एंड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, मतलब जो बाहर से हम लोग फोर्स अप्लाई करने वाले हैं ऑन बॉडी, वाइब्रेट विथ अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दैट द एक्सटर्नली इम्प्रेस फोर्स। ओके, then next the amplitude of force vibrations depends upon the difference between external periodic force and the natural frequency of the body, मतलब the amplitude of force vibration जो है, एम्पलीट्यूड जो है फोर्स वाइब्रेशन का, वो किसके ऊपर डिपेंड रहने वाला है,
कि मतलब ये जो वाइब्रेशंस होने वाले हो किसके ऊपर डिपेंड रहने वाले हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो हम लोग फोर्स अप्लाई करने वाले हैं और जो हम लोग फोर्स बाहर से अप्लाई करने वाले हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मिला के कितनी रहेगी उसके ऊपर वो एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड रहने वाले हैं। इफ द फ्रीक्वेंसीज एग्जैक्टली मैच, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जो फोर्स दे रहे हैं हम लोग, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, फोर्स वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी और उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो रही है देन एज कॉल एज रेजोनेंस एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम। मतलब जो रेजोनेंस है वहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलने वाला है। ओके, एग्जाम्पल द वाइब्रेशंस इन अ ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो क्या रहते हैं? एग्जाम्पल ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, वॉशिंग मशीन इन द टेबल टॉप ड्यू टू ट्यूनिंग फोर्क। टेबल टॉप का यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, so we have completed free and force vibrations. Okay, thank you. The next point we will see in a next lecture.